आपसे पहला सवाल यही है कि पुतिन बड़ी मार्जिन से चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के तुरंत बाद मॉस्को में आतंकी हमला हो जाता है। क्या कोई लिंक है इसका? दूसरा इसी से साथ जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि क्या यूक्रेन के साथ-साथ कोई और फ्रंट खुलने की संभावना इसके साथ-साथ बन गई है, जिस तरह की डेवलपमेंट्स अभी हो रहे हैं और जो वेस्ट की तरफ से जो भी बात आ रही है? ये एक सवाल पहला दादा जी। देखिए, जो आज कल रात की जो घटना हुई है, जो 115 लोगों की संख्या हो गई है, मरने वालों की संख्या, और इसकी जिम्मेवारी ली है इस्लामिक स्टेट खुरासान ने। तो जहां तक यह बात है कि अभी जो रिजल्ट आए हैं उससे इसका कोई लिंक है, तो मैं डायरेक्ट लिंक तो नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह जरूर हो सकता है कि हमले की योजना पहले बना ली गई होगी, क्योंकि सबको पता था कि राष्ट्रपति पुतिन जो है बड़े मार्जिन के साथ फिर से सत्ता में वापसी करेंगे। ये एक फॉरगॉन कंक्लूजन था, ये कोई नई बात नहीं थी, और सबको पता था कि वह मार्जिन जो होगा वो 80% से ज्यादा होगा। तो मुझे लगता है कि एक तो उन्होंने यह समय चुना होगा, यह हो सकता है, स्पेकुलेशन की बात है। मैं अभी हमारे सामने कोई उस तरीके के सबूत नहीं है, लेकिन इसका एक बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड ये है कि जब तालिबान का शासन आया अफगानिस्तान में 2021 में, तो उसके बाद से इस्लामिक स्टेट खुरासान की गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं, और अफगानिस्तान में हुए लगातार जितने भी अब बम हमलों का मस्जिदों में, स्कूलों में ये सब सुन रहे हैं, वो सारे के सारे इस्लामिक स्टेट खुरासान के लोग कराते हैं। और पिछले कुछ समय से ये नोटिस किया गया है कि इनके प्रोपेगेंडा मटेरियल्स में, वीडियोस में या सोशल मीडिया के पोस्ट में ये लोग लगातार व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन को क्रिटिसाइज करने का उनके पास जो कारण है वह यह है कि एक तो ये कि तालिबान के साथ रूस की जो नजदीकियां हैं, करीबियां हैं। आपको याद होगा कि जब तालिबान सत्ता में आ रहा था, उससे पहले उन्होंने बहुत एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मॉस्को में की थी, और अभी बाद में चीन, तुर्की, कतर, भारत ने भी अभी 8-9 मार्च को बातचीत की है चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान अपने बिजनेस को चलाए, तो उसके लिए भारत ने भी वो किया है, और सेंट्रल एशिया से भी सामानों की आवाजाही के लिए रास्ता देने की बात कही है। और चाबहार में इनफैक्ट $35 मिलियन के इन्वेस्ट की बात तालिबान ने की है। तो जो तालिबान का विरोधी है उस इलाके में, तो जाहिर है कि उनको दिक्कत है। उनको दिक्कत पहले से भी इस्लामिक स्टेट का ईरान से दिक्कत है, इराक के शिया कम्युनिटीज से दिक्कत है, कुर्दों से दिक्कत है, और पाकिस्तान में तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उससे जो कुछ लड़ाके भागे हैं वो खुरासान में शामिल हुए हैं। और जो सेंट्रल एशिया के कुछ देश हैं उनके भी कुछ लोग इस टेरर ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। जैसा कि आज ही जो गिरफ्तारियां हुई हैं, 11 लोगों की गिरफ्तारी की खबर है, और मैं आरटी रसिया टुडे चैनल पे देख रहा था, उन्होंने एक फुटेज चलाया है कि एक हत्यारा जो है वो कन्फेस कर रहा है कि वह तुर्की के रास्ते से आया है। तो उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये सभी जो हैं, चारों जो पकड़ाए हैं शायद ताजिक मूल के हैं, ताजिकिस्तान से हैं ओरिजिनली। लेकिन जिसका वीडियो आया है वह वीडियो आया है कि वह इससे पहले तुर्की में था, और तुर्की में उसका जो भी समय खत्म हो गया था, तो पैसे के लिए उसको ये ऑफर मिला था कि जिसको मारना है, किसी को भी जो भी सामने आ जाए मार दो, और उसके बदले उन्होंने पैसे देने की बात कही थी। ये सूचनाएं हमारे पास है। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, यमन के एक छोटे से हिस्से पे उनका कब्जा है। उसके बाद सीरिया में उनका एक बड़े हिस्से पे कब्जा है, जिसमें कि उनको अमेरिका से मदद मिलती है, उनको तुर्की से मदद मिलती है, और सीरिया की गवर्नमेंट के रिक्वेस्ट पर वहां पे रूसी सेनाएं हैं सीरिया में। तो इन सारी वजहों के चलते खुरासान इस्लामिक स्टेट का जो ये विंग है वह इस तरीके के हमले के पीछे हो सकता है। ये एक समझदारी बन रही है कि ये कारण हो सकता है। और मुझे नहीं लगता कि अगर यूक्रेन जैसा कोई दूसरा फ्रंट
तुरंत खुल जाए, क्योंकि ऑलरेडी देखिए बहुत सारे फ्रंट खुल चुके हैं। अगर हम सिर्फ रूस की बात करें तो रूस यूक्रेन में है, एक्टिव है, वहां लड़ाई चल रही है। अभी तो कुछ दिन पहले जो उन पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमंत्री और अभी वहां के स्टेट काउंसिल के जो प्रमुख हैं मेदेवेव, उन्होंने कहा है कि अब हम वार की स्थिति में हैं, क्योंकि पश्चिमी देशों के सैनिक जो है यूक्रेन में सक्रिय हो रहे हैं। तो एक तो वो फ्रंट खुला हुआ है और उसके बहुत जल्दी कोई हल निकलने का कोई सूरत दिख नहीं रही है। दूसरा फ्रंट जो सीरिया में खुला हुआ है बहुत दिन से, उसके अलावा रसिया लीबिया के अंदर भी एक्टिव है, और लीबिया में जो कई सारे फरीक जो हैं वो सत्ता पे काबिज होने की कोशिश कर रहे हैं और अलग अलग इलाकों में उनका प्रभाव है। उसमें रूस का भी एक ग्रुप के साथ उसकी निकटता है। तीसरा फ्रंट आपने देखा कि अभी थोड़े दिन पहले ही चीन और रूस के साथ यमन के हूथियों ने एक समझदारी बनाई है कि वे उनके जहाजों को टारगेट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्रंट तो हैं ही, और गाजा को लेके रूस जो है बहुत बेबाकी से अपनी बात कह रहा है कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अभी रूस और चीन ने अमेरिका का जो एक चतुराई भरा जो रिजोल्यूशन आया था संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, उसको वीटो किया है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई फ्रंट खुले हुए हैं। तो मैं कोई और फ्रंट नहीं देख रहा हूं, लेकिन यह जरूर मैं देख रहा हूं कि जिस तरीके से 2002 में जो थिएटर बॉम्बिंग हुई थी मॉस्को में, उसमें चेचन सेपरेटिस्ट इस्लामिस्टों का हाथ था, उसके बाद पुतिन ने मतलब उनको बर्बाद कर दिया बुरी तरीके से, पूरा मसले को खत्म कर दिया। आज चेचनिया जो है वो दुनिया के सबसे आप कह सकते हैं कि बहुत शांति वाले इलाकों में शामिल है, और उनके जितने भी नेता थे या तो मार दिए गए या जेलों में हैं या विदेश भागना पड़ा उनको। तो वे लोग इस्लामिक स्टेट वाले, अलकायदा वाले और सीरिया में जो अलग अलग कुछ रेबल्स ग्रुप हैं, ये इन लोगों ने ये भी घोषणा की कि वो यूक्रेन में जो है रूसी सेनाओं से लड़ने के लिए अपने लड़ाके भेजेंगे। तो मुझे लगता है कि और एक और रूस का फ्रंट है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, जो पश्चिम अफ्रीका में हम जो अभी चीजें घटनाएं देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से, जो 4 देशों में वहां पे ऐसी सरकारें आई हैं जो बहुत नेशनलिस्ट फीलिंग की हैं और वो अफ्रीका की यूनिटी की बात कर रही हैं, और वे कह रहे हैं कि पश्चिम का शोषण अब बर्दाश्त नहीं होगा। तो उसमें भी रूसियों का एक सहयोग है। और आपने देखा होगा कि पश्चिमी अफ्रीका के, आप तो अफ्रीकन पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, कि वहां के जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे इन तख्ता पलट के पक्ष में, वे रूसी झंडे को लेकर प्रोटेस्ट उस प्रदर्शन में शामिल थे और पुतिन के बड़े बड़े फोटोज लेके घूम रहे थे। तो एक वो भी फ्रंट है। तो मुझे लगता है कि इन्हीं चीजों में और ज्यादा गंभीरता बढ़ेगी, संकट गहरा होगा। लेकिन मैं कोई और लड़ाई का वो नहीं देख रहा हूं, क्योंकि इस्लामिक स्टेट खुरासान का तो ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई उसका देश होगा या कोई ऐसा देश जो जहां पे उसने पनाह दी हो, तो और वहां पे रूसी सेनाएं जो है हमला करें या कुछ करें, तो वैसी स्थिति नहीं है। लेकिन मैं यह जरूर देख रहा हूं कि पुतिन बहुत उन्होंने कह भी दिया है कि बहुत इसके गंभीर परिणाम होंगे। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत धरपकड़ होगी, और जिस तरीके से इन लोगों ने तुरंत जो है 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 जो है वो हमलावर भी हैं जो ओपेरा में गए थे। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की कुछ चीजें आगे होंगी। जी। इसके साथ साथ मैं ये जानना जरूर चाहूंगा, आपने विस्तार से इस पे बातचीत रखी है और सारे कॉन्टेक्स्ट को एक साथ रखा है, लेकिन इसमें एक जो चीज और मैं जानना चाहता था वो ये कि वेस्ट का इस हमले के बाद से क्या रिस्पॉन्स है। यूएस ने अपने नागरिकों को कह दिया था पहले ही कि आप जो है लार्ज गैदरिंग में शामिल ना हो, और अभी भी वो जारी है। कुछ कहीं-कहीं से अपुष्ट खबरें ये भी आ रही है कि कुछ-कुछ जगहों से वेस्ट के लोगों को बुलाया भी जा रहा है वापस अपने देश। क्या रिस्पॉन्स है इस हमले के बाद वेस्ट को, और वेस्ट की क्या भूमिका और क्या रोल आप देख रहे हैं इस हमले के बाद से? और जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें क्या कुछ बदलाव वेस्ट की तरफ से कोई इंटरवेंशन दिख रहा है आपको? अमेरिका ने तो कहा है कि उसने रूस को भी
2 हफ्ते पहले जानकारी दे दी थी कि इस तरीके के हमले हो सकते हैं, और उन्होंने जैसा आपने कहा कि नागरिकों को भी बताया है, लेकिन साथ में वे इस तरीके से उनके बयान में यह है कि वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं या संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रूस के भीतर के कुछ समूहों का काम हो सकता है, या खुद रूसी जासूसी संस्थाएं इस तरीके की हरकत कर सकती हैं। इस तरीके का संकेत देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से हुई है। चूंकि यूक्रेन के साथ ऑलरेडी युद्ध हो रहा है, और कल जिस तरीके से कुछ रूसी नेताओं के बयान आए तुरंत हमले के तुरंत बाद कि अगर इसमें यूक्रेनी हाथ अगर होगा तो यूक्रेन के नेताओं को निशाना बनाया जाएगा। तो यूक्रेन ने तो छूटते ही जो है कह दिया कि भाई हमारा इस मसले से कोई लेना देना नहीं है, और बाकी जैसा नॉर्मल होता है कि इस तरह की घटनाओं की निंदा की जाती है, तो वेस्ट की तरफ से इस तरीके के बयान आए हैं। लेकिन अब इसका एक बैकग्राउंड फिर से हम थोड़ा जाएं कि आज ही मैंने एक्स पर 2 स्टोरीज लगाई हैं पुराने, एक न्यूयॉर्क टाइम्स का है और एक लंदन गार्डियन का है, जिसमें यह बताया गया है कि इस्लामिक स्टेट के पीछे, अलकायदा के पीछे अमेरिका का क्या हाथ रहा है, फंडिंग से लेके हथियार से लेके सब कुछ। और मैंने कुछ लंबे पोस्ट भी लिखे हैं कि किसी को पता, आप एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, इतनी सारी चीजें होती हैं कि बैंक लोन कहां से लेंगे, आपका आधार कार्ड क्या है, नंबर, रजिस्ट्रेशन, एड्रेस, तमाम चीजें, इतना उसमें और इंतजार भी करना पड़ता है। एक बार आप बुकिंग करेंगे, फिर उसके बाद डीलर आपको बोलेगा। और सैकड़ों हजारों गाड़ियां जो हैं, चमचमाती टोयोटा की गाड़ियां, ट्रक जो है, वो कैसे इस्लामिक स्टेट को मिल गए थे उस दौरान। आप याद करिए, उनके वीडियोस देखिए। उसके बाद आप देखें कि वो सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करते थे। भारत में आप सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसके लिए स्पेशल परमिशन होती है, उसके बारे में बहुत कड़े रूल्स रेगुलेशन है। आपके और हमारे से सामान्य लोगों को वो यूज करने का अधिकार भी नहीं है। ये ऐसे नियम तमाम देशों में है। उसके बाद नोकिया का जो फीचर फोन, जो बेसिक फोन आता है, उसका बम विस्फोट करने में टाइमर के रूप में उसका यूज होता था इस्लामिक स्टेट के द्वारा, या फिर उसकी सर्विलांस नहीं हो सकती थी, या उसकी हैकिंग नहीं हो सकती थी। तो कई सारे फोन ऐसे, ज्यादातर फोन ऐसे होते थे, उनका इस्तेमाल एक ही बार होता था, या तो विस्फोट में हो गया, या कोई बातचीत किया, उसको फिर सिम निकाल के फेंक दिया, 1-2 दिन के बाद फोन को भी फेंक दिया। इस तरीके से हजारों फोन वो वहां कैसे पहुंच जा रहे थे। इसको भी आप छोड़ दें, इस्लामिक स्टेट हो, बोको हराम हो, ये इस्लामिक स्टेट खुरासान ग्रुप हो, या अफ्रीका में तमाम सक्रिय हैं इस तरीके के संगठन, लैटिन अमेरिका में सक्रिय हैं। ये देश तो खाली बर्तन भी नहीं बना पाते अपना, इनके पास इतने हथियार कहां से आ जाते हैं। और उन हथियारों पे आप अगेन, जैसे मैंने गाड़ी का उदाहरण दिया, आप जाइए बंदूक लेने, खरीदने, उसके लाइसेंस के लिए क्या आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। अमेरिका जैसा एक आध 2 देश होगा कि आप गए और सब्जी की तरह जो है बंदूक खरीद के आ गए। लेकिन वो बंदूक, वे हथियार, रॉकेट लॉन्चर, असॉल्ट राइफल्स, जो मिलिट्री ग्रेड हथियार हैं, वे इतनी थोक मात्रा में कैसे इन आतंकी ग्रुपों को मिल जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अगर उसमें कोई सर्विलांस किए, कोई किसी तरीके की जांच की, तो पता क्यों नहीं चल रहा है। जो एक और उसी समय रिपोर्ट आई थी, जिसका हवाला मैंने आज दिया है एक पोस्ट में अपने, कि 20 देशों की 50 से ज्यादा कंपनियां उन चीजों को सप्लाई कर रही थी जिनसे कि बम बनते थे, विस्फोटक बनते थे। अब कोई कंपनी, जिसमें हमारे देश की भी कंपनियां थी, जो लेबनान और टर्की सामान भेजती थी, और वहां से वो जो है इस्लामिक स्टेट के पास चला जाता था। तो ये सारी चीजें। एक और चीज कि जब इस्लामिक स्टेट का कब्जा इराक के एक बड़े इलाके में और सीरिया में था 2014 से और कुछ साल तक, तो जिन तेल वाले इलाकों में जो कब्जा था, तो वहां से जो तेल निकल रहा था, वो इंटरनेशनल मार्केट में बिक कैसे जा रहा था, क्योंकि जो सप्लाई आ रही थी वो तो कम नहीं हुई, चाहे वो इस्लामिक स्टेट के हाथ में सत्ता आ जाए। तो ये खरीदने वाले कौन थे। और आप अगेन फिर वही बात है कि तेल जो है, मिलियंस ऑफ बैरल्स तेल जो है, वो तो जहाज, बड़े बड़े कंटेनर्स, इस बंदरगाह से उस बंदरगाह जाएंगे, फिर एक जगह जाएंगे, तो उनकी स्मगलिंग इतनी आसानी से कैसे हो रही थी। तो इसका मतलब यह है कि यह जो इस तरीके के जो आतंकी संगठन होते हैं, इनके पीछे ये बड़े गेम के प्यादे हैं, जिनको कि अपने अपने इंटरेस्ट के लिए
बड़ी ताकतें इस्तेमाल करती हैं। उदाहरण के लिए माली में अभी तख्ता पलट हुआ है और वहां पे जो शासन है वो पश्चिम के खिलाफ वो बातें कर रहा है। नाइजर में फ्रांस और अमेरिकी सेनाओं को वापस जाने के लिए कह दिया और यूरेनियम और गोल्ड वगैरह के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। पता चल रहा है वहां पे कि वहां पे आतंकी संगठन जो कुछ साल से चुप थे वो अचानक से सक्रिय होने लगे हैं। तो उसी तरीके से अलकायदा मुजाहिदीन का पूरा इतिहास है कि जब सोवियत संघ का कब्जा था अफगानिस्तान के ऊपर, जब तो उससे लड़ने के लिए किस तरीके से मुजाहिदीन को वो किया गया। गार्डियन का अखबार की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया, जिसको कि डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में 2016 में कहते थे कि बराक ओबामा ने इस्लामिक स्टेट बनाया है और हिलेरी क्लिंटन उसमें सहयोगी हैं। हिलेरी क्लिंटन ने जिस तरीके से लीबिया को तबाह किया, उसका नतीजा ये हुआ कि लीबिया में बेनगाजी में अमेरिकी दूतावास पर आतंकियों ने हमला किया। शायद कोई बोलता है, अब उसके बारे में भी जांच नहीं रिपोर्ट आई, कि कोई बोलता है कि पैसे लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। और फिर ये लोग जब ये इस तरीके की कट्टरता, धार्मिक कट्टरता और बहुत तरीके की चीजों को, आइडियोलॉजी को भी हथियार बनाते हैं इस तरीके के संगठनों को चलाने बढ़ाने में और रिक्रूटमेंट के लिए। उसमें से एक ग्रुप ने बेनगाजी में अमेरिकी दूतावास पे हमला किया और उसमें कई सारे अमेरिकी लोग मारे गए। अमेरिका के राजदूत भी मारे गए उस हमले में, तब जब हिलेरी क्लिंटन विदेश सचिव थी अमेरिका की। तो और इस घटना का उनकी हार में बड़ा योगदान रहा था, जब वो राष्ट्रपति पद पे हारी थी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप से। तो वेस्ट जो है अपने प्रभाव को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हितों को साधने के लिए इस तरीके के संगठनों को आगे बढ़ाता रहता है। एक और उदाहरण मैं दूंगा। निकारागुआ में, लैटिन अमेरिका में, जब लेट 70s में, अर्ली 80s में वहां पे सोशलिस्ट मूवमेंट चल रहा था, तो उसको काउंटर करने के लिए कॉन्ट्रा विद्रोहियों को इन लोगों ने, CIA ने पनपाया। और उसके बारे में बाद में तो सारी अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट्स हैं, कोई क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन नहीं बता रहा हूं, ये कोई भी गूगल करके देख सकता है। और कॉन्ट्रा लोगों को हथियार जो दिए जाएंगे, वो खर्चा कैसे मेंटेन किया जाएगा, उसके बदले में CIA ड्रग रैकेट में शामिल था। ये सारी चीज अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्ट्स में मिल जाएंगी। अब आते हैं वापिस यहाँ पे 2012 में की रिपोर्ट है, उसका भी मैंने एक टुकड़ा लगाया है। डिपार्टमेंट, वहां के डिफेंस डिपार्टमेंट का जो इंटेलिजेंस यूनिट है अमेरिका का, उसने एक रिपोर्ट जारी की कि सीरिया में क्या स्थिति है। उसमें एक जगह लिख रहा है कि सलाफिस्ट माने इस्लामिस्ट, प्योर इस्लाम का प्रोपगेशन करने वाले सलाफिस्ट, मुस्लिम ब्रदरहुड, अलकायदा इन इराक, यह ग्रुप जो है वह इंसर्जेंसी बढ़ा रहे हैं सरकार के खिलाफ, बशर अल असद की सरकार के खिलाफ। और अगली लाइन में लिख रहा है कि पश्चिमी देश, खाड़ी के देश माने सऊदी अरब और बाकी, और तुर्की उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि चीन, रूस और ईरान सरकार की मदद कर रहे हैं। ये उनका अपना दस्तावेज है। तो एक अच्छी बात उन लोगों में यह है कि देर सवेर वो अपनी चीजों को बताते भी हैं, और शायद मुझे लगता है कि एक तरीके का उनका मनोवैज्ञानिक तरीका है दुनिया को बताने का कि देखो, अगर ऐसे नहीं मानोगे तो हमारे पास दूसरे उपाय भी हैं। तो मुझे लगता है कि इस घटना से पश्चिम के रवैया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम भू राजनीतिक संकट चारों तरफ देख रहे हैं, अभी के समय में 40 से अधिक जगहों पर दुनिया भर में हिंसक संघर्ष चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के युद्ध, गृह युद्ध, आतंक और तमाम चीजें, लड़ाइयां चल रही हैं। तो ये चीजें मुझे लगता है कि बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि गाजा वगैरह का मसला जो है और टलता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो स्थिति है वही स्थिति और बिगड़ेगी, न कि कोई इसमें कोई भी पक्ष जो है अपने रवैये में कोई बदलाव करेगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। जी, एक लास्ट सवाल, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस घटना के बाद से और पुतिन के इतने बड़े मार्जिन से जीत कर आने के बाद जो सपोर्ट मिला उनको जनता की तरफ से, आप रूस और यूक्रेन के जो वार है उस पे आप क्या असर देखते हैं? क्या एक्सेलरेशन जो है और बढ़ेगा या ये बफर जोन में बदल जाएगा? आपकी प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, यह तो बहुत तरीके से स्पष्ट है, जो कि बहुत बार रूस की तरफ से जो चीजें आई हैं और जो
इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं इंटरनेशनल इश्यूज के, कि रूस जो है अभी जो एक अनुमान कहिए कि रूस अभी लगभग 18-20% इलाके पे काबिज है और आने वाले समय में ओडेसा पर वो कब्जा करेगा ताकि यूक्रेन का कोई भी पहुंच जो है ब्लैक सी तक ना रहे। एक तो वह करेगा, दूसरा इतने से बफर जोन नहीं बन सकता है, उसे थोड़ा सा और लैंड लेना पड़ेगा। तो मेरा अपना आकलन यह है कि या तो अभी जो स्थिति है वो बनी रहे और यूक्रेन और पश्चिम क्या यूरोप की तो कोई वैसी हैसियत रही नहीं, अब अमेरिका यह गारंटी दें कि यूक्रेन जो है नाटो में शामिल नहीं होगा और नाटो अपने हथियार या अपने सैनिक जो है वहां पे स्टेशन नहीं करेगा। लेकिन वैसा तो दिख नहीं रहा है क्योंकि फिनलैंड, स्वीडन ये सब भी अब जा रहे हैं, कुछ और देश भी शायद ये लोग शामिल करें नाटो में। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम रूस जो है वह 45% हिस्सा यूक्रेन का अपने नियंत्रण में लेना चाहेगा और अगर वह उतना बड़ा इलाका नहीं ले पाता है तो फिर वो एक ढंग का बफर जोन नहीं बना पाएगा। दूसरी चीज, ये बड़े अपने आप में एक त्रासद चीज है कि इस युद्ध से पहले अगर हम रूस को छोड़ दें तो यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश था, आज वो सबसे बड़ा देश नहीं है। और अगर जैसा कि मैं समझ पा रहा हूं कि 40-45% हिस्से पे अगर रूस काबिज हो जाता है तो वह तीसरे चौथे पोजीशन पे चला जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि और प्रेसिडेंट पुतिन के लिए यह समझना चाहिए कि प्रेसिडेंट पुतिन के लिए या रूस के लिए यह वार अस्तित्व का युद्ध है। अगर उनको बने रहना है, अगर उनको बचे रहना है एक देश के रूप में, एक बड़ी ताकत के रूप में, तो उनको यह युद्ध करना ही था। तीसरी चीज है कि रूस का इतिहास भी, वहां की जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, कि युद्ध की स्थिति में, संकट की स्थिति में अद्भुत एकता दिखाते हैं। नेपोलियन का समय देख लीजिए, कितने लाखों लाख रशियंस को जान से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन उन लोगों ने नेपोलियन को पेरिस तक खदेड़ा, नेपोलियन खत्म हो गया। आप देखिए दूसरे महायुद्ध में सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए थे वो रूसी मारे गए थे या सोवियत संघ के और जो आज स्वतंत्र देश हैं। फिर भी आप देखिए कि उतनी तबाही, बर्बादी, कई सारे शहर नगर बर्बाद हो गए, गांव बर्बाद हो गए, सब कुछ तबाह हो गया, लेकिन जब उन्होंने खदेड़ा तो बर्लिन तक पहुंची रूसी सेना, रेड आर्मी, सोवियत संघ की सेना। तो संकट के समय में या देश की एकता को लेके उसके अपने जो एक उनकी समझ है अपने देश की महानता को लेके, उस पर कभी अगर खतरा आता है तो रूसी, आप देखिए ना, ओपिनियन पोल्स में कहा जा रहा था कि पुतिन जो है 80-81% वोट से जीतेंगे, वो जीते हैं लगभग 88% वोट से। तो उनकी लोकप्रियता में और उनके प्रति जो भरोसा है उसमें कोई कमी आने का कोई कारण नहीं दिखता है। दूसरी चीज कि आप देखिए कि इतने आर्थिक प्रतिबंध हैं, युद्ध चल रहा है, उसके बावजूद रशियन इकोनॉमी सबसे ज्यादा गति से बढ़ रही है यूरोप में। यूरोप के तो कई देश तो बड़ी इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में, मंदी में, लेकिन रशिया का ग्रोथ बहुत तेज हो रहा है। पिछले साल 2023 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने यह बताया कि सिर्फ 3 देशों में मजदूरी में सही मायने में वास्तविक मजदूरी बढ़ी है, एक चीन, एक मैक्सिको और तीसरा रूस। रूसी मुद्रा जो है रूबल, वो स्टेबल है। रूस, इंडिपेंडेंट लोग बोल रहे हैं, पश्चिम के अखबार बोल रहे हैं कि वहां के लोगों का जीवन स्तर पिछले 2 सालों में बेहतर हुआ है। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई चीज होगी। और इस घटना ने, इस आतंकवादी घटना ने एक और मौका दे दिया रूसी लीडरशिप को, पुतिन को, कि वह एक बार फिर से यह साबित करें कि वो एक मजबूत लीडर हैं। जिस तरीके से उन्होंने 2002 के समय किया था, जिस तरीके से उन्होंने चेचन वार में किया,
जिस तरीके से उन्होंने यूक्रेन के मसले पर दिखाया है, इससे पहले उन्होंने क्राइमिया को लेकर दिखाया था, तो मुझे लगता है कि इससे उनकी राजनीतिक स्थिति और भी मजबूत होगी रूस के भीतर। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बिहान इंडिया के चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारा बेल आइकन भी जरूर दबाएं और हमारा चैनल ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पे है, तो तीनों जगह अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।